नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। परमार वंशीय राजा भोज द्वारा बनवाया गया भोपाल ताल केवल राजधानी नहीं अपितु मध्य प्रदेश की पहचान भी है। आज भी यह कहावत चलन में है कि तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। संज्ञान में लें कि भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य यही भर नहीं कि किसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, किसी औरंगजेब ने ध्वस्त की काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता, अपितु सोचिए कि क्यों कुछ ऐसी निर्मितियां भी केवल चिढ़ के कारण मटियामेट कर दी गईं जो अभियांत्रिकी की उत्कृष्टता के साथ जन कल्याण का आधार स्तंभ हुआ करती थी। उदाहरण के लिए वर्ष 1443 ईस्वी में होशंगशाह द्वारा तुड़वाया गया राजा भोज निर्मित बेतवा नदी पर बनवाया गया बांध, जिससे कि विशाल भोपाल तालाब का निर्माण हुआ था। प्रश्न यह नहीं कि होशंगशाह कौन था। आप पर्यटन के दृष्टिगत मांडू जाइए तो एक मकबरा दिखाया जाएगा जिसे होशंगशाह का मकबरा कहते हैं, परंतु इसमें वह दफन नहीं किया गया था। भोपाल के निकट बसा होशंगाबाद शहर इसी बांध विध्वंसक शासक के नाम पर है, जिसे कौन नहीं जानता भला। परंतु कितने लोग राजा भोज को जानते हैं? उनके कार्यों के अब भी जीवित प्रमाणों के होने के बावजूद उन्हें मिथक क्यों बना दिया गया है? भारतीय इतिहास पुस्तकों से नदारत इस शासक ने बड़े बड़े शिलालेख नहीं खुदवाए जिसमें स्वयं की महानता के आख्यान भरे हों, बल्कि वह तो स्वयं विश्वकर्मा बन रचते गढ़ते रहे अभियांत्रिकी के अविश्वसनीय प्रतिमान। तत्कालीन भारतवर्ष में मानव निर्मित अथवा राजा भोज के द्वारा बनवाया गया भोजपाल ताल सबसे विशाल जलाशय था, जिसका विस्तार लगभग 65,000 हेक्टेयर था। यह रिजर्वायर बेतवा नदी को बांधकर बनवाया गया था। साथ ही नदी घाटी से लगभग 32 किलोमीटर पश्चिम में बह रही कतिपय सरिताओं का मुख भी बेतवा की ओर मोड़ने के लिए सहायक बांध संरचनाओं का निर्माण करवाया गया था। आज जब हम अभियांत्रिकी की उत्कृष्टता के दौर में रह रहे हैं, तब भी ऐसी अंतर बेसिन संरचनाएं बनवाना दुष्कर कार्य माना जाता है। बरसों लग जाते हैं। विशाल भोपाल झील जब बनकर तैयार हुई, तब इसका विस्तार प्रसिद्ध भोजपुर शिवालय से आरंभ कर उस विशाल भूभाग तक था जिसके अंतर्गत भोपाल शहर भी आता है। भोजपाल की विराटता को समझिए कि होशंगशाह ने पत्थरों से निर्मित मुख्य बांध तो तुड़वा दिया, लेकिन उसके बाद भी जलाशय जितना रिस सका उसमें 30 वर्ष से अधिक का समय लग गया। मति मंद होशंगशाह के अनजाने दूसरी ओर खड़ा किया गया मिट्टी का बांध अथवा अर्दन डैम, जिसे आज भी भोपाल के कमला पार्क के पास देखा जा सकता है, बच गया। इसलिए भोपाल ताल और उसका साक्ष्य भी संभवतः भारतीय गौरवशाली इतिहास को झुठलाने वालों को मुंह चिढ़ाने के लिए बचा रह गया है। 3 बातें तो स्पष्ट हैं। पहली कि जियोलॉजी से राजा भोज परिचित थे और नॉन पोरस बेसाल्ट होने के कारण झील के लिए आइडियल साइट सेलेक्ट की गई थी। वे बांध तथा उसके प्रकारों से परिचित थे, चूंकि ग्रेविटी, अर्दन और रॉकफिल सभी प्रकार के बांध भोपाल ताल की संरचना में हैं। तीसरा, जल संरक्षण की उपादेयता वहां समझी गई, चूंकि मालवा निमाड़ की भूमि अत्यधिक गर्म होती है, पानी की कमी वहां सामान्य समस्या रही है। यह भी सोचिए कि यदि आज भी यह तालाब अपने पुराने स्वरूप में रहा होता तो जल संग्रहण, जल भरण, सिंचन तथा पेयजल की उपलब्धता का कितना अद्भुत स्रोत रहा होता। आज भी टूट फूट के पश्चात स्थायित्व प्राप्त करने वाला भोपाल बांध लगभग 31 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, जो कि राज्य की राजधानी भोपाल और निकटस्थ की लगभग 40% जनसंख्या को लगभग 30 मिलियन गैलन पानी रोज प्रदान करता है। उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 1963 में भदभदा पर एक बांध बनाकर भोपाल ताल की जलग्रहण क्षमता को बढ़ाया गया। इससे पश्चिमी और दक्षिणी भागों के डूब क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। आज हम
पर्यावरण के दृष्टिगत भोज वेटलैंड को उदाहरण की तरह प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसके निर्माता को हमारी विज्ञान और इतिहास की पुस्तकें क्यों नहीं जानती? तोड़ने वाले को क्या पता था कि बनाने वाला किस स्तर का अभियंता है? वे राजा भोज और उन जैसे अनेक सनाम गुमनाम अभियंता हैं जिनके कारण भारतीय इतिहास की गौरवशालिता बचाए रखी जा सकी है। मिथक होने के तमाम आरोप ऐसे ही मजबूत साक्ष्यों के आगे नहीं टिकते। राजा भोज और अभियांत्रिकी विषय पर मेरा ध्यान उनकी बनवाई कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को देखकर गया था। भोजपुर शिव मंदिर के निकट प्राचीन शिल्प कार्यशाला प्रतीत होती है, जहां मुख्य मंदिर पर लगाए जाने वाले स्तंभों, पत्थरों की कटाई गढ़ाई का कार्य आदि हो रहा था। वहीं अनेक बड़ी बड़ी समतल चट्टानों के ऊपर मंदिर का विस्तृत नक्शा उसी तरह गढ़कर बनाया गया है जैसे आर्किटेक्ट कागज पर ड्राइंग बनाते हैं। भारतीयों को कभी कुछ आया ही नहीं, जो बताया समझाया अंग्रेजों ने। ऐसे कुतर्कियों को इन पत्थरों पर खुदी इंजीनियरिंग ड्राइंग को अवश्य दिखाया जाना चाहिए, जिससे उनकी पश्चिम की चकाचौंध से बंद आंखें कुछ तो खुलें। कथनाशय यह है कि मैं दानव झूठे, द्वारिका एक काल्पनिक नगरी, भ्रम थी रावण की लंका जैसे संवादों के बीच अतीत का सब कुछ मटियामेट कर देने के बाद भी ये बची हुई इंजीनियरिंग ड्राइंग भारत में विश्वकर्मा परंपरा को साफ साफ सामने रखती है। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक लिखने की परिपाटी भी रही है। और चूंकि राजा भोज 999 से 1055 ईस्वी की बात चल रही है, तो वाग्देवी स्तोत्र, अवनिकूर्म शतकम, चंपू रामायण, सुभाषित प्रबंध, श्रृंगार मंजरी कथा, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश नाम मालिका, तत्व प्रकाश, शालिहोत्र, प्रश्न चूड़ामणि, राजमृगांक, राजमार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, सम्रांगण सूत्रधार, युक्त कल्पतरु आदि उनकी ज्ञान विज्ञान साहित्य और अभियांत्रिकी से संबंधित पुस्तकों की बड़ी सूची में से केवल कुछ कृतियां हैं। बांध की बात हुई तो थोड़ी जल विद्युत की कर लेते हैं। राजा भोज की अभियांत्रिकी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। इसके 31वें अध्याय में उल्लेख मिलता है, धारा च जल भारश्च पयसो भ्रमणम तथा यथोच्छायो यथाधिक्यम यथा नीरम ध्रतापि च एवमादीनि भूजस्य जलजानी प्रचक्षते। अर्थात बहती हुई जलधारा का भार तथा वेग का शक्ति उत्पादन हेतु विशेष यंत्र में उपयोग किया जाता है। जलधारा यंत्र को घुमाती है। यदि जलधारा अधिक ऊंचाई से गिरे तो उसका बहुत प्रभाव होता है एवं यंत्र उसके भार व वेग के अनुपात में घूमता है। इससे शक्ति उत्पन्न होती है। यही ग्रंथ आगे बताता है कि जल का किस तरह संग्रहण किया जा सकता है एवं उसे विविध उपयोग में लिया जा सकता है। हाइड्रो इंजीनियर्स क्या मुझे बता सकते हैं कि जो कुछ यह श्लोक कह रहा है कहां गलत है? सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात से आगे बढ़ते हुए अब सम्रांगण सूत्रधार के उल्लेखों से थोड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझते हैं। ग्रंथ का यह श्लोक देखें कि तिर्य गूर्ध्व मधः पृष्ठे पुरतः पार्श्वयोरपि गमनम शरणम पात इति भेदाः क्रियोद्भवा। अर्थात किसी मशीन की किसी कार्य की उपादेयता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे तिर्यक स्लैंटिंग, ऊर्ध्व अपवर्ड्स, अधः डाउनवर्ड्स, पृष्ठे बैकवर्ड्स, पुरतः फॉरवर्ड्स एंड पार्श्वो साइडवेज। वस्तुतः आप ग्रंथ पढ़ते जाएंगे और आधुनिक अभियांत्रिकी के सूत्रों और परिभाषाओं से निरंतर परिचित होते रहेंगे। गतियों की बात के अतिरिक्त मेजरमेंट अथवा अनुमापन का एक उदाहरण खोजकृत युक्ति कल्पतरु से यह देखें, जब वे बताते हैं कि नदी परिवहन के लिए किस तरह की नौका हो और समुद्र परिवहन के लिए कैसे जहाज निर्मित किए जाने चाहिए। नदी परिवहन के लिए 24 फीट गुणा 6 फीट से लेकर 180 फीट गुणा 90 फीट तक की नौकाएं प्रयोग में लाई जानी चाहिए, जबकि समुद्र में उतरने वाले जहाज 264 फीट गुणा 33 फीट गुणा 26 फीट तक के बनाए जाएं। इसकी विधि भी ग्रंथ में उपलब्ध है।
राजा भोज कृत ग्रंथ में 10 प्रकार की साधारण, 10 प्रकार की बड़ी नौकाएं तथा 5 प्रकार के उन्नत जहाजों के निर्माण की विधि भी प्रदान की गई है। नौकाएं केवल काष्ठ ठोक पीट कर तो तैयार नहीं की जानी है, उनकी सूक्ष्म अभियांत्रिकी है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरह की नौकाएं, उदाहरण के लिए मध्य मंदिर नौका को जल क्रीड़ा करने के लिए, सर्व मंदिर जलपोत को राजमहिषियों के परिवहन, साथ ही हाथियों आदि जीव व साज सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, अग्रदिपोत को नौसैनिक अभियान में प्रयोग के लिए आदि। बड़ी नौकाओं और जहाजों पर आवश्यकता अनुसार कक्ष, जिसे आज हम केबिन कहते हैं, बनाए जाते थे। सिंह, सर्प अथवा गज की मुखाकृति वाले नाव व जहाज के अग्रभाग तैयार किए जाते थे। अलग अलग प्रकार की नावों जहाजों की पहचान के लिए नीले, लाल, पीले आदि रंगों का प्रयोग विधान भी दिया गया है। राजा भोज ने अपनी कृति में समुद्र में दीर्घ प्रवास के दौरान जहाज में कैसी व्यवस्था हो, सहायक नौकाएं, रस्सियां और पाल की अतिरिक्त व्यवस्था क्यों हो आदि का भी उल्लेख किया है। कृति में यह भी उल्लेख है कि जहाजों के निर्माण में लोहे का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि समुद्री चट्टानों में चुंबकीय शक्ति हो सकती है। इन उदाहरणों से मेरे दर्शक यह समझ सकते हैं कि एक पूरी बिरादरी खड़ी है जो न पढ़ती है न पढ़ना चाहती है, लेकिन एजेंडा चलाने में सर्वदा अग्रणी। वैमानिक शास्त्र की बात कीजिए तो हनुमान पर चुटकुले गढ़ने लगेंगे। प्लास्टिक सर्जरी की देशजता पर बात कीजिए तो कलेजे पर उनके यूं सांप लौटते हैं कि श्री गणेश पर उनके कटाक्ष आरंभ हो जाते हैं। बहरहाल प्राचीन अभियांत्रिकी पर इस प्रस्तुति के साथ अपने दर्शकों से आग्रह कि हर एजेंडा परखें और प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ें, विवेचित करें। आज पुराने लिखे हुए के अधिकांश पन्ने समसामयिक नहीं रह गए, बल्कि विज्ञान बहुत आगे चला गया। तथापि राजा भोज जैसे अभियंता भारत में अभियांत्रिकी के सूत्रधार ही नहीं, उत्कृष्टता के मानदंड भी हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।